ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। कांग्रेस में 2 MP बने पंजाब से, अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो यहाँ पे कांग्रेस हाईकमान ने ये नहीं किया तुसी दोनों MP बन गए, अब यहाँ कांग्रेस के आम कार्यकर्ता इतने चुनाव लड़ूगा। मैनू ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस हाईकमान ने राजावड़िंग की वाइफ को टिकट किवें दे दिता। बाकी वर्कर क्या सिर्फ झोला उठाने गए उत्थे और दरी बिछाणगे। पार्टी का वर्कर कित्थे, DCC कित्थे, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ऑर्गेनाइजेशनल प्रधान तो कांग्रेस में किवें बनते हैं। कांग्रेस में जानते हो प्रधान किवें बनाए जाते हैं? पार्टी चला सकता है, कितना पैसा मंथली खर्च करूँगा, कोई इलेक्शन तो होंदा नहीं है, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं भाई। पार्टी चलाऊगा 50 लाख 20 लाख जो कांग्रेस का भवन का खर्चा है, बिजली का बिल है, ये सब बीजेपी ने ये सिस्टम खत्म करता। राजावड़िंग का तो एजुकेशन पे भी मैंने पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं 8वीं पास ने, कुछ लोग कहते हैं 10वीं पास ने। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ये सोशल मीडिया वाले लीडर ने ना पब्लिक के बीच उन्होंने भाषा में बैठना, उन्होंने तरह रहना, उन्होंने गल करना, वो तो है नहीं ना। फिर राजावड़िंग ਨੂੰ पता नहीं यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बना ਦਿੱਤਾ। मैं तो हैरान सी। बाद में ब्रिटिश टाइम में जमींदारी सिस्टम आ गया। ये पॉलिटिकल जमींदारी सिस्टम है कि राजावड़िंग लड़ेगी, राजावड़िंग के लुधियाना से MP हो गया तो उसकी वाइफ गिदड़बाहा से MLA होगी और बाद में फिर एक बच्चा आ जाएगा तो गिदड़बाहा स्टेटमेंट दी कि ये तो मेरी वाइफ आई है, मेरी बेटी भी हो, मेरा बेटा भी हो। इसका मतलब ये हो गया ना कि वाइफ गिदड़बाहा से, बेटी फिर मुक्तसर से चली जाओगी, फिर बाद में कोई अबोहर फाजिलका चला जाऊगा। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे संगठन सी, लेकिन वो सारे खत्म हो गए। बीजेपी के अंदर बीजेपी के अपने संगठन और प्लस RSS के सेवा दल उदन आउंदा जिदन कोई माड़ी जी कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी वाले दिन नहीं वो बेचारे वर्कर की तरह खड़े रहते। स्टेट के जो प्रेसिडेंट होता है सेवा दल का, उन्होंने कहिए चेयरमैन भी बना के रखते। कहते ने सेवा के लिए पैदा हुए, सेवा करते हुए मर जाएंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਨੂੰ 18% ਵੋਟ ਆਇਆ, काफ़ी चंगा मनाया गया सी वो वोट शेयर। बीजेपी पंजाब में लगभग वही काम कर रही है जो मिसेस गांधी कर रही थी किसी टाइम में। बीजेपी को इससे डिस्टेंस रखना चाहिए। बॉर्डर स्टेट में एक सेपरेट रिलीजन है और उन्होंने इंटरनल रिलीजियस मैटर में कभी भी बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था और वो कर रही है। सिखिज़म के अंदर दलित सिख, जट सिख, ये सिखिज़म में कम से कम मैंने नहीं लगता कि हिंदुइज़म वाला ही पॉलिटिक्स चलेगी। तो हिंदू रिलीजन के बीच जो तीखा डिस्टेंस वो सिखिज़म में मैंने कहीं नहीं दिखा। और कभी किसी भी कीमत पे SGPC के मैटर, किसी भी कीमत पे सिखिज़म के इंटरनल मैटर में बीजेपी को इंटरफेयर करना लगभग वही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जो मिसेस गांधी के टाइम में होया सी। भिंडरा वाले वैसे सॉफ्ट अकाली लोंगोवाल, संत लोंगोवाल, जो इस तरह के जो पूरी पॉलिटिक्स हुई, वो सारी फॉल्ट लाइन, वो फॉल्ट लाइन से पंजाब को 30 साल सिर्फ पंजाब को नुकसान नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमी पे अफेक्ट होया। पंजाब में हिंदू और सिख किवें कर पाओगे? वो हो नहीं सकता। और बहुत सारे हिंदू सिख के जो आपस में जो कल्चरल टाई है उन्होंने तुसी डिवाइड करोगे तो उसका बैकफायर होगा, जैसे झारखंड में बैकफायर होया आदिवासी उस पर। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को अगर बीजेपी को कुछ अगर गेन करना है तो सॉफ्टली तो गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके कि कई जगह दलित सिख को खड़ा कर देना कि जट सिख कितने ने, वो सक्सेस पंजाब जट वर्सेस अदर वो नहीं चल जट वर्सेस। ये कहा जा रहा है ना कि बीजेपी समझती है अगर हिंदू तो दलित पोलराइज हो गया साड़ी सरकार बन गई। दलित सिख है और जट सिख में इतना कंट्राडिक्शन होगा तो बसपा यहाँ 1% वोट पे आंदी ही नहीं। बीजेपी जो लगातार जिनने भी पगड़ी और टर्बन देखते हैं जो बीजेपी की आंदी ना खालिस्तानी ने, तो बीजेपी को एक प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को थोड़ा सा हिस्ट्री भी स्टडी कर लो। ये जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई सी अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा एक सिख टर्बन वाला सी। 65 के बार में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसा शासक जी जिन्होंने वो फोर्ट पे राज किया, मुस्लिम फोर्ट पे राज किया, लाहौर फोर्ट पे राज किया, और हिंदू मंदिरों को बहुत बड़ा हिंदू मंदिरों दान दिता नहीं, सोमनाथ का एक जो वो सी कुछ उत्थे ला के दिता सी। कल किसी कांग्रेसी ने मैनू कहा कि जी इलैक्शन तो महंगी इन्नी करती अडानी ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी ते 50 करोड़ रुपया खर्च किया क्योंकि उसका स्टेक लग्या होया सी। जितना अडानी का स्टेक है ईस्ट एशिया में, वो भी झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फिलोसफी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया झारखंड में कॉपर का बहुत बड़ा कारोबार है और गौतम अडानी
ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਛੇੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਹ ਈਵੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ईवीएम खत्म होनी चाहिए है। ईवीएम पे अगर कांग्रेस में इतना ज़्यादा रोना है तो कांग्रेस इलेक्शन ही बाइकाट कर रही है। ईवीएम जब तक इलेक्शन कमीशन का होगा सारा अपोजिशन नहीं लड़ूगा, और विदाउट अपोजिशन इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं कि इलेक्शन करा दे। करा लो तुम इलेक्शन, बीजेपी ने ही पावर देना है तो ऐसे ही दे दो, पूरी दुनिया में मैसेज जाऊगा कि पूरा अपोजिशन बाइकाट कर रहा है। तो मैनू ये लगता है कि कांग्रेस के टाइम में ही जब ये लागू होया तो कांग्रेस पहले ये अपने अंदर दिखे कि ईवीएम ਨੂੰ लागू क्यों किया। कांग्रेस लीडरों ने पता नहीं सी कि ये मैकेनिकल चीज़ है, इनू हैक किया जा सकता है, हेराफेरी हो सकती है, और दुनिया के तमाम देश जब ईवीएम से पीछे हट रहे हैं तो तुसी क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते सी। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਾਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। हेमंत सोरेन ने क्या किया कि जेल से आने के बाद शिबू सोरेन की तरह पूरा का पूरा अपना लुक किया, दाढ़ी वाड़ी शिबू सोरेन की तरह बढ़ा के, जो सिंबॉलिक जो एक मैसेज गया कि ये दिसोम गुरुदे ही आगे फैमिली के मैंबर ना भी, ये कोई शक नहीं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से बेहतर स्ट्रैटजी अपनाया उन्होंने। जिस तरह से कांग्रेसी लीडर थोड़े सरेंडर कर देंगे ने, पंजाब से भी कई कांग्रेसी लीडर मैंने पता चलता है टाइम टू टाइम कि उत्थे दिल्ली जाके सरेंडर कर देंगे ने कि मेरे खिलाफ कोई ईडी का जांच ना करियो, मैनू जेल ना भेजियो। वो हेमंत सोरेन ने नहीं किया है। या जो बीजेपी का एक नैरेटिव सी जो महाराष्ट्र में भी सी कि हिंदू मुस्लिम मीन्स कि कुछ बीजेपी के पेरोल पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर देने, मुस्लिम टोपी डाल के या दाढ़ी बढ़ा के रैलियाँ निकालना हिंदू के इलाके से, महाराष्ट्र में भी काफ़ी होया सी। उसी ढंग से एक कोशिश झारखंड में भी ना दसी कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, लेकिन वो बाउंस बैक कर गया, वो इशू नहीं ਬਣਿਆ, वो इशू नहीं बन पाया। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਰ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਮਨੀ, ਮਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਸਫੋਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਾਲ ਲਈਏ। 2-3 ਫੈਕਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਾਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। देखो महाराष्ट्र बीजेपी लिए निश्चित रूप से बहुत जरूरी सी, ये अडानी लिए भी बहुत जरूरी सी, ये कोई शक नहीं है। लेकिन वो कांग्रेसी लीडर एक चीज़ भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र के बराबर ही स्टेक झारखंड में अडानी का सी। अडानी का बहुत बड़ा पावर प्लांट गोड्डा च भी है,
जो बांग्लादेश से बिजली सप्लाई करता सी पीछे, शायद वो अभी बंद हो गया है बांग्लादेश में जो रीजम चेंज के बाद। और दूसरा जो कॉपर इंडस्ट्री जो है झारखंड के अंदर, कोल इंडस्ट्री जो है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰ है। तो ये कहना कि सिर्फ महाराष्ट्र से अडानी की नज़र सी, ये गलत स्टेटमेंट है। ये झारखंड से भी अडानी की नज़र सी और पैसा हर पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर रही सी। ये कहना कि सिर्फ बीजेपी खर्च कर रही सी, कांग्रेस नहीं खर्च कर रही सी, शिवसेना नहीं खर्च कर रही सी, शरद पवार की पार्टी नहीं खर्च कर रही सी, ये मैनू कोई जज्दा नहीं है। देखो कुछ इलेक्शन में एक चीज़, एक सच्चाई हैगी कि अभी बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो, और जो सोशल जो एक स्टडी है, इकोनॉमिक जो स्टडी है, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग है। और तुसी ये देखो कि बीजेपी समय के साथ अपने पूरे की पूरी जो पॉलिसी नू या अपने स्ट्रैटजी नू चेंज कर दी है। जो बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रैटजी फ्री वी दे अगेंस्ट सी, जो एक केजरीवाल ने नया मॉडल लेके आया सी कि इलेक्शन के टाइम में सिर्फ शराब बढ़ दी है, इलेक्शन के टाइम में सिर्फ पैसे बढ़ देने, तो केजरीवाल ने एक फ्री वी दी पॉलिसी लेके आया कि फ्री बिजली करो, फ्री पानी करो, फ्री बस सर्विस करो। तो पहले बीजेपी ने इसका विरोध किया सी क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर का प्रेशर सी कि सब कुछ फ्री हो जाएगा तो सारा प्रॉफिट का नुकसान होगा। तो वो फिर बीजेपी को मजबूरी हो गई कि ना, जैसे कर्नाटक हार गई बीजेपी, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो फ्री वी का ऐलान किया केजरीवाल को फॉलो करते हुए, तो बीजेपी ने फिर देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को सक्सेस मिली। जैसे वो लाड़ली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान का जो एक प्लानिंग सी, तो बीजेपी को उससे ज़बरदस्त सफलता मिली। तो महाराष्ट्र में इन्होंने 1500 रुपये माझी बहन योजना शुरू किया सी और नियर अबाउट 2.5 करोड़ लेडीज़ ਨੂੰ ਉਹਦਾ डायरेक्ट बेनिफिट होया 1500 रुपये जो मंथली एक मतलब कि तुसी कहो पेंशन। सेम प्लानिंग हेमंत सोरेन ने की, उत्थे 1000 रुपया दिता। मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया जब दिता तो हेमंत सोरेन ने बहुत टाइम पे फैसला लिया, मतलब 2023 में ही फैसला लिया। हेमंत सोरेन का एक स्ट्रेटजी सही सी। तो अब वो 2300 रुपये का जो प्लानिंग सी, वो 1000 रुपये का जो प्लानिंग सी 2023 में, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही घोषणा किया कि ये 80-2500 रुपया दिसंबर तो कर देंगे। वो तो ज़बरदस्त पोलिंग हुई महिलाओं का, मतलब कि औरतों का, औरत को जो औरत की जो कंस्टिट्यूएंसी नहीं बन गई, जोग्राफिकल विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से अलग जो एक नई पॉलिटिक्स में आ गई कि तुसी डेमोग्राफिक कंस्टिट्यूएंसी डेवलप करो। जोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी की बजाय डेमोग्राफिक कंस्टिट्यूएंसी में यूथ को कैसे अपने तरफ लाना है, लेडीज़ को केवल लाना है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने एक पॉलिटिक्स की कि बस फ्री कर दो महिलाओं को, तो एक महिलाओं का वोट बैंक बन गया, वो पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी हो गई आम आदमी पार्टी की, वह बेनिफिट भी मिल केजरीवाल को। इसी ढंग से महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अपनी सारी पुरानी पॉलिसी एंटी फ्री भी, जो बीजेपी प्रो कॉरपोरेट घोर क्रोनिक कैपिटलिस्ट जो पॉलिसी थी बीजेपी ने समझ में आ गया कि टाइम के साथ असी कारपोरेट को अगर लुटवा रहे हैं तो पब्लिक को भी थोड़ा बहुत फ्री भी देना पड़ेगा, तभी पब्लिक साथ में चलूगी। तो वो जो महाराष्ट्र में इन्हों का जो एक योजना सी, वह एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट महाराष्ट्र में मिले। एक फैक्टर नहीं सी, एक फैक्टर ये भी सी कि 1500 रुपया जो उन्होंने औरतों को दिता, 18 साल से ऊपर जो महिला सी उन्होंने दिता, तो वह बेनिफिट मिले। प्लस बीजेपी के जो सोशल जो और एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक स्टडी है ना इस समय, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा बढ़िया है, ये कोई शक नहीं है। मीनस कि कौन से कास्ट का कॉम्बिनेशन की है, उन्होंने की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने की इकोनॉमिक पोजीशन है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी पे लगातार जो डिबेट इंडिया में चल रहा है, तो कौन सा कास्ट किसके खिलाफ है। जैसे हरियाणा में जाट के अगेंस्ट उन्होंने नॉन जाट किया, सेम बीजेपी ने वहाँ पे मराठा के अगेंस्ट ओबीसी को खड़ा किया। माली, धनगर, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, जिमें जाट वर्सेस नॉन जाट, तो वहाँ ओबीसी जो बिरादरी 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग बिरादरी ने, माली ने, धनगर ने, गुज्जर ने, बनगुज्जर ने, फिर इसी ढंग से तेली ने, विदर्भ रीजन में तेली बहुत ज़्यादा ने, 5 से 6% तेली ने, उन्होंने मोबिलाइज किया कि मराठा थोड़े विच रिजर्वेशन मांग रहे हैं कि सानू कुनबी सर्टिफिकेट जारी करो। कुनबी जो है पुराने जो ओबीसी ने, तो वो उन्होंने लग्या कि अगर ये सरकार बदल गई तो शायद मराठा को कुनबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, साढ़ा आरक्षण का हिस्सा मारा जाएगा। तो बीजेपी ने एक स्टडी दलित विच भी 2 पार्ट बीजेपी ने उत्थे किया। जो स्ट्रॉन्ग दलित कम्युनिटी उत्थे सी महार दे अगेंस्ट उन्होंने मतंग और तमाम जो मैक्सिमम जो मतलब कि पिछड़े दलित जो सी, बहुत ही हैव नॉट दलित जो सी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि साडा सारा रिजर्वेशन का हिस्सा तो ये खा गए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, असी देखेंगे कि सब कैटेगराइजेशन में थोड़ा हिस्सा कितना बनता है। वो बीजेपी ने उत्थे स्ट्रोंगली
ਇੱਕ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ से पहले ਕੀਤਾ ਸੀ, बाद में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा में बिल लेके आए ना। झारखंड में बीजेपी की स्ट्रेटजी इसलिए नहीं चल पाई कि झारखंड में एक तो सबसे बड़ी बात है कि ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆ हाँ ਆਪਾਂ। हाँ हाँ ठीक है। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਛੇੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਹ ਈਵੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। देखो ये बड़ा कांग्रेस ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ पे ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਿੱਤ ਲਈ। महाराष्ट्र के बराबर रिसोर्स झारखंड से है। महाराष्ट्र अगर इंडस्ट्रियल कैपिटल है तो झारखंड इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है उसका कैपिटल है। तो झारखंड लॉजिस्टिकली महाराष्ट्र के बराबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश और ईस्ट एशिया के एक रूट है, जोग्राफिकल रूट है। जितना अडानी का स्टेक है ईस्ट एशिया में, वो भी झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फिलोसफी कोई बात नहीं है, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया झारखंड से, लेकिन झारखंड में वो नहीं बन पाई। वो मैं बाद में डिस्कस करता। देखो महाराष्ट्र से पहले ईवीएम वाला मसला है कि देखो इंग्लिश ईवीएम पे अगर कांग्रेस को इतना ज़्यादा रोना है तो कांग्रेस इलेक्शन ही बाइकाट कर देना। ईवीएम जब तक इलेक्शन कमीशन का होगा सारा अपोजिशन नहीं लड़ूगा, और विदाउट अपोजिशन इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं कि इलेक्शन करा दे। पूरी दुनिया में मैसेज जाऊगा कि पूरा अपोजिशन बाइकाट कर रहा है। मैंने ये समझ में नहीं आता कि जब जीत जाती है तो ईवीएम का रोना ही नहीं रोंदी है। सेकेंड, ईवीएम का हिस्ट्री देखो। फर्स्ट ईवीएम से इंट्रोडक्शन कब हुआ? कांग्रेस तरह से 1980 में इस पर डिस्कशन शुरू हुई, 1980 के दशक से दहाड़े से। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ कि फर्स्ट टाइम केरला में ईवीएम का प्रयोग किया गया, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार सी, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद जब 1992-93 में जब ईवीएम से रिलेटेड जब बिल पास किया गया, 90-91 में बिल पास किया गया, तो मैंने लगता है कि कांग्रेस या बीपी सिंह की सरकार सी कि ईवीएम से इलेक्शन इन प्रिंसिपल मान लिया गया कि ईवीएम से इलेक्शन होगा। ये जरूर है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया गया बीजेपी के राज में फुल्ली, पहले कुछ स्टेटा से किया, फिर उसके बाद पूरे देश भर में 2004 में ईवीएम से इलेक्शन हुआ। बीच बीच में कुछ स्टेट में ट्रायल बेस पे हुआ। तो मैनू ये लगता है कि कांग्रेस के टाइम में ही जब ये लागू होया तो कांग्रेस पहले ये अपने अंदर दिखे कि ईवीएम नू लागू क्यों किया। कांग्रेस लीडरों ने पता नहीं सी कि ये मैकेनिकल चीज़ है, इनू हैक किया जा सकता है, हेराफेरी हो सकती है, और दुनिया के तमाम देश जब ईवीएम से पीछे हट रहे हैं तो तुसी क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते सी। और मैं समझता हूँ कि मैं गलत ना हुआ तो जो इलेक्शन कमिश्नर ईवीएम के सबसे बड़े पक्षधर सी है, और शायद उन्होंने टाइम चाहिए सबसे पहले ईवीएम देश भर में होया, वो बाद में कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर भी बने, कांग्रेस के गवर्नमेंट ने उन्होंने रिवार्ड भी दिता। मैंने लगता है कि ईवीएम के सबसे बड़े पक्षधर भारत से इलेक्शन कमिश्नर मनोहर सिंह गिल सी, तो मनोहर सिंह गिल साहब तो मंत्री भी बने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। तो मैंने लगता है कांग्रेस का ये रोना ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है कि स्टैंड डबल ना रखो। अगर आज भी थोनू लगता है कि ईवीएम च हेराफेरी है तो तुसी इलेक्शन बाइकाट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब मान नहीं रहा थोड़ा गल, इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा है, थोनू किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं है, तो फिर महात्मा गांधी की पार्टी है, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन किया सी, सब ने आग्ञा किया सी। तुसी डेमोक्रेटिक एंगल से तुसी कहो इलेक्शन कमीशन नू कि भाई अगर ईवीएम से तुसी इलेक्शन कराओगे तो असी पार्टिसिपेट नहीं करा लो तुसी इलेक्शन, बीजेपी ने ही पावर देना है तो ऐसे ही दे दो, ठीक है कि नहीं। तो मैंने ये लगता है कि कांग्रेस ने ये रोना नहीं ना, कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था। देखो ईवीएम के घपला से मैं भी असहमत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये बताए कि ईवीएम में जैसे घपला हो गया, हरियाणा में भी रो रहे थे कि 14 कंस्टिट्यूंसी में ईवीएम तक घपला हो गया, 90% कहते बैटरियां रह जाएंगी, बैटरी 90% रह गए, मान लिया वोटिंग का घपला होया। 17C फार्म कांग्रेस के किन्ने बूथ पे सारे इकट्ठा हुए, पहले कोई ये बता दे कांग्रेस का नेता। हर विधानसभा क्षेत्र में 17C का हर बूथ पे एक प्रोविजन होता है, किन्ने वोट पे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पोलिंग एजेंट का साइन होता है, पोलिंग एजेंट उन्होंने रिसीव करता है, रिसीव करके फिर वो जाके काउंटिंग स्टेशन पे भी लेके जाता है। किन्ने कांग्रेसी के बूथ पे पोलिंग एजेंट सी जो 17C प्रोजाइडिंग ऑफिसर से लेता हरियाणा में, कोई ये बताए। इन्हों के सारे बूथ पे 17C भी इकट्ठा कांग्रेसी कैंਡੀਡੇਟਾਂ तो नहीं होंदा। तुसी फिर कहोगे अगर बाई द वी ईवीएम में कोई घपला हो रहा है, मान लिया 17C में 550 वोट पिया, तुसी ईवीएम पे जाके देखोगे अगर मान लिया 750 वोट पै गया, बाद में ही रोना होता ना कि 7% वोट बढ़ गया रात में। यही कहते ना जितने भी ईवीएम के आलोचक ने, ये कहते जी 6 बजे वोट परसेंटेज ऑफ वोट 61 सी, रात में 11 बजे 67 हो गया। 67 हो गया तो 5 बजे जब पोलिंग बूथ से बंदा जब बाहर जा रहा है
थोड़ा पोलिंग एजेंट तो 17C फार्म क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा है? वो 17C फार्म अगर कलेक्ट हो गया और ईवीएम में कोई उत्थे घपला है, अगर ईवीएम मशीन से और 17C में मिसमैचिंग हो रही है काउंटिंग सेंटर पे, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰਟ में ਜਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਾਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ? देखो झारखंड में 4 फैक्टर ने। एक तो ये आदिवासी फैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर सी कि शिबू सोरेन ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਸ਼ੋਮ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ੋਮ ਗੁਰੂ मीन्स कि ईश्वर ਦਾ अवतार। वो सीधा मतलब है कि ईश्वर ਦਾ अवतार ने पृथ्वी पे आदिवासी ਵਿੱਚ वो ईश्वर ਦੇ रिप्रेजेंटेटिव ने शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन ने क्या किया कि जेल से आने के बाद शिबू सोरेन की तरह पूरा का पूरा अपना लुक किया, दाढ़ी वाड़ी शिबू सोरेन की तरह बढ़ा के उन्होंने घूमिया। तो निश्चित रूप से वो एक जो सिंबॉलिक जो एक मैसेज गया कि ये दिशोम गुरु दे ही आगे फैमिली के मैंबर ने, वो एक प्लस पॉइंट जरूर रहा है। लेकिन इन्ना भी ये कोई शक नहीं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से बेहतर स्ट्रैटजी अपनाया उन्होंने। एक तो कांग्रेस के ने जिस तरह से कांग्रेसी लीडर थोड़े सरेंडर कर देंगे ने, पंजाब से भी कई कांग्रेसी लीडर मैंने पता चलता है टाइम टू टाइम कि उत्थे दिल्ली जाके सरेंडर कर देंगे ने कि मेरे खिलाफ कोई ईडी का जांच ना करियो, मैनू जेल ना भेजियो। वो हेमंत सोरेन ने नहीं किया। हेमंत सोरेन को मैसेज सी कि तुसी बीजेपी के कैंप से आ जाओ, ऑर्गेनाइज करो, तुसी चुनाव लड़ो गठबंधन में, थोनों छेड़ेंगे नहीं। वो बंदा जेल गया, फाइट किया। तो सबसे पहले बीजेपी को एक चैलेंज दिता और बीजेपी दा ये मजबूरी हुई, हेमंत सोरेन इतना बड़ा मजबूरी होया बीजेपी दा कि हेमंत सोरेन जब जेल से आया और बीजेपी इतनी घबरा गई कि उड़ीसा में उन्होंने आज तक हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गोमांग के बाद कोई ट्राइबल सीएम नहीं होया सी। उत्थे कायस्थ बिरादरी का सीएम होंदा सी नवीन पटनायक या उन्होंने फादर बीजू पटनायक। कांग्रेस ने 2 सीएम दिता सी, ट्राइबल सी। फर्स्ट टाइम वहाँ पर उड़ीसा में बीजेपी ने एक ट्राइबल सीएम दिता, मोहन माझी। उसी ढंग से छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल सीएम दिता, विष्णुचरण साय। तो 2 ट्राइबल सीएम हेमंत सोरेन इफेक्ट सी कि जब उन्होंने लग गया कि झारखंड में ट्राइबल बीच बहुत ही गलत मैसेज चला गया, बाउंस बैक कर गया। तो ट्राइबल जो एक पूरी की पूरी जो एक वो थी ना अस्मिता, जिन्होंने कहना तो ट्राइबल जो एक मतलब कि अहंकार जैसे वो सारा जाग गया, कहना कि ना ये भी नहीं। वो एक बड़ा फैक्टर सी जो 30-28 जो ट्राइबल डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है, उत्थे सिर्फ एक ही मेरी जानकारी चाहिए एक ही ट्राइबल जो बीजेपी का जितिया है, वो भी हेमंत सोरेन से टूट के गए सी, चंपई सोरेन, जिन्होंने टाइगर ऑफ ਚੰਪਈ ਸ਼ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। एक ट्राइबल सीट मिली है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। चंपई सोरेन का मुंडा हार गया। चंपई सोरेन अच्छे वोट से जीते। और दूजा झारखंड में अगर तुम जीत का अगर अंतर देखोगे ना, सिर्फ ये नहीं कि हेमंत सोरेन दी और कांग्रेस का गठबंधन 50 से ऊपर सीट लगी। झारखंड की हिस्ट्री में इतनी बेहतर मेजोरिटी झारखंड बनने, बिहार से झारखंड अलग होया। तो झारखंड में जिसकी भी सरकार बनी, चाहे बीजेपी की सरकार बनी, चाहे जेएमएम की सरकार बनी, जब भी बनी, इन्ना सीट कभी भी रूलिंग पार्टी को नहीं आया सी। फर्स्ट टाइम ये होया 2000 के बाद कि रूलिंग पार्टी को 56 के करीब सीट मिली है। और दूसरा ये कि हर सीट पे जो मार्जिन है बहुत हैंडसम मार्जिन है, 20,000 से ऊपर बहुत सारे सीटों पे मार्जिन है जेएमएम की जीत की। तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना, ट्राइबल एक जो आइडेंटिटी की लड़ाई, वो बीजेपी ने बहुत भारी पिया। दूसरा जो बीजेपी का एक नरेटिव सी जो महाराष्ट्र में भी सी कि हिंदू मुस्लिम मीन्स कि कुछ बीजेपी के पेरोल पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर देने, मुस्लिम टोपी डाल के या दाढ़ी बढ़ा के रैलियाँ निकालना हिंदू के इलाके से, महाराष्ट्र में भी काफ़ी होया सी। उसी ढंग से एक कोशिश झारखंड में भी ना दसी कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, लेकिन वो बाउंस बैक कर गया। वो इशू नहीं बने, वो इशू नहीं बन पाया कि वो प्रैक्टिकल नहीं, वो लोकल मुसलमान नहीं सी, वो लोकल मुसलमान ने, वो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है। दूसरा एक सवाल उठा कि बॉर्डर झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, बॉर्डर तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। बीएसएफ बैठी है, तो बीएसएफ किवें काम कर रही है उत्थे, इन्फिल्ट्रेटर्स किवें आ रहे हैं उत्थे। अगर बाउंड्री लांग के अगर कोई उत्थे बांग्लादेशी आ रहा है बीएसएफ को क्रॉस करके, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेल्योर है ना। तो ये भी बाउंस बैक किया उन्होंने कि भाई तुसी जो इशू बना रहे हो, तो वो झारखंड में वो इशू इन्होंने चलिया नहीं। और देखो झारखंड इसलिए इंपॉर्टेंट सी कि झारखंड में कॉपर का बहुत बड़ा कारोबार है और गौतम अडानी इन्हों कंट्रोल करना चाह रहा है, फुल्ली मोनोपोली करना चाह रहा है गौतम अडानी।
तो वो झारखंड में ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ऑलरेडी थर्मल प्लांट उत्थे गुड्डा में गौतम अदानी का है, 1400-1600 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहा है। बांग्लादेश ਨੂੰ बिजली बेच रहे सी, पीछे बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया उन्होंने। अभी शायद बिजली सप्लाई में इंटरप्शन कुछ आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब वो लोकल बिजली डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाह रहे हैं गौतम अदानी, क्योंकि 1600 मेगावाट जो है बांग्लादेश नहीं खरीदूगा तो बिजली दा फिर करन के किए। तो गौतम अदानी का बहुत बड़ा स्टेक सी झारखंड में। अडवाणी अनिल मुकेश अंबानी का भी बहुत बड़ा स्टेक है। मुकेश अंबानी बहुत लंबे समय से उत्थे इंटरफेयर कर रहे हैं। उड़ीसा में भी बहुत बड़ा स्टेक है। ये सारे ने जितने भी ट्राइबल बेल्ट ने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, तो इस इलाके में गौतम अडानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, वेदांता, जिंदल, ये सारे कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन इस समय ट्राइबल बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, तो उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो अपने राइट्स के लिए बड़े इस समय संजीदा ने, ये नहीं कि उन्होंने इलाके से सारा कुछ कर लोगे। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी कोशिश की थी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो ब्रिटिश टाइम के एक टेनेंसी एक्ट थी, उत्थे तुसी ट्राइबल लैंड ਨੂੰ खरीद नहीं सकते, नॉन ट्राइबल। बिहार के बंदे भी झारखंड में जो बसे हैं वो उस एरिया में जाके ज़मीन को हासिल नहीं कर सकते, मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते। रघुवर दास की सरकार ने वो दोनों टेनेंसी एक्ट ਨੂੰ बदलने की कोशिश की थी। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ਨੂੰ बदलने की कोशिश की थी कि कोई भी नॉन ट्राइबल आके बंदा या कोई इंडस्ट्रीलिस्ट जो है वो ज़मीन ले सकता है ट्राइबल तो। ਉਹਦਾ बहुत विरोध होया सी और बाद में रघुवर दास की सरकार जो है वो विड्रॉ किया सी वो प्रपोजल ਨੂੰ। तो वो ट्राइबल के दिमाग में उस समय भी सी। और झारखंड एक ट्राइबल स्टेट बनया सी बिहार के अगेंस्ट, कि मतलब कि बिहार में नॉन ट्राइबल शासन करता है वहाँ पे, मतलब कि और झारखंड का पूरा एरिया दा मिनरल्स बिहार में जाता है, बिहार के लोग शासन करते हैं। आदिवासी गरीब ने सानू एक आदिवासियों का राज चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब बीजेपी ने पहला प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम तो इन्होंने बाबूलाल मरांडी ਨੂੰ सीएम बनाता है ट्राइबल ਨੂੰ, अर्जुन मुंडा ਨੂੰ बनाता। लेकिन जब पिछली सरकार जब आई सी, जब हेमंत सोरेन से पहले जो सरकार सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नॉन ट्राइबल तेली बिरादरी के रघुवर दास ਨੂੰ इन्होंने सीएम बनाया। और वो ओरिजिनली झारखंड के सी भी नहीं, वो छत्तीसगढ़ के सी, जमशेदपुर में आके रहते सी। तो वो जो ट्राइबल में ये भी मैसेज सी कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो यदि कोई गारंटी नहीं कि ट्राइबल सीएम बन जाएगा। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा झटका ये है कि नॉन ट्राइबल जो उत्तरी छोटा नागपुर बेल्ट है, जो बिहार से लगता है, नॉर्थ छोटा नागपुर जिन्होंने बोलते हैं, उत्थे बीजेपी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद। जहाँ पे थोड़ा सर्वी मिडिल क्लास ने, बिहार की आबादी, बिहार के बहुत सारे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, इस बेल्ट में बीजेपी को सक्सेस रेट नहीं मिला। और उत्थे लोग बोल रहे हैं कि जो अंबानी योजना है ना, उन्होंने काफ़ी डैमेज किया बीजेपी। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। देखो, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है। ये बीजेपी में नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता, शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़या, एमपी हो गए, और उन्हों का एक विधानसभा हल्का सी बुधनी, लंबे समय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र से। तो बुधनी से जब कैंडिडेट का डिसीजन करने का फैसला आया तो पार्टी हाईकमान ने कहा कि एक पार्टी के कार्यकर्ता ने रमाकांत भार्गव वो चुनाव लड़ेंगे। रमाकांत भार्गव बुधनी से लड़े। अब ये बताओ कि जब कांग्रेस में 2 एमपी बने पंजाब से, अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा, तो यहाँ पे कांग्रेस हाईकमान ने ये नहीं किया कि तुसी दोनों एमपी बन गए, अब यहाँ कांग्रेस के आम कार्यकर्ता इतने चुनाव लड़ूंगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान की बीबी और बेटे दोनों इलेक्शन के हिसाब से फिट सी। शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटे बालिग ने, पॉलिटिक्स में ने, फादर को सपोर्ट कर देने, एक्टिव ने। जैसे राजा वड़िंग की वाइफ एक्टिव है, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान की पत्नी राजा वड़िंग की वाइफ से ज़्यादा एक्टिव है। तो शिवराज सिंह चौहान की वाइफ ने भी क्लेम नहीं किया कि मैंने टिकट दे दो। मैनू ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस हाईकमान ने राजा वड़िंग की वाइफ को टिकट क्यों दे दिता। बाकी वर्कर क्या सिर्फ झोला उठान गए थे और दरी बिछाण गए। जो 40 साल से कांग्रेस नाल अगर जुड़े हुए हैं, चाहे डीसीसी का प्रेसिडेंट होते, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, कोई जो कार्यकर्ता है, मजबूत वर्कर है, उन्होंने तुसी इग्नोर करके बडिंग। तो ये क्या हो गया, ये स्मॉल रियासत। जैसे ब्रिटिश टाइम में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम में 500 रियासतां ने भारत नाल गद्दारी की। तो तुसी भी 543 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में से 50% पे तुसी भी तो रियासत ही बना रहे हो। कि बेअंत सिंह, तो बेअंत सिंह के पोता रवनीत सिंह बिट्टू, मैंने उन्हें पता कितना वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ने। आइडियोलॉजिकली तो स्ट्रॉन्ग नहीं इन्हें, जो बंदा सेकुलर पॉलिटिक्स करता हो, सीधा राइट विंग पॉलिटिक्स में चला जाए रवनीत बिट्टू, तो आइडियोलॉजिकली तो
ਫਿਨਿਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ अब कांग्रेस ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਗਰ ਉਹ ਆਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ तो ਉਹਨੂੰ शायद सरपंची ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी नहीं ਦਿੰਦੀ। सिर्फ यही था कि रवनीत सिंह बिट्टू के बेअंत सिंह के पोते से यही राजा वड़िंग यही राजा वड़िंग का तो एजुकेशन पे भी मैंने पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं 8वीं पास ने, कुछ लोग कहते हैं 10वीं पास ने। देखो मैं इधर विरोधी नहीं आ कि 10वीं पास पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, कर्पूरी ठाकुर जैसे भी लोग रहे हैं, पर अंडरस्टैंडिंग होती है ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मींस कि नहीं फिर ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ये सोशल मीडिया वाले लीडर ने ना पब्लिक के बीच उन्होंने भाषा में बैठना, उन्होंने तरह रहना, उन्होंने गल करना, वो तो है नहीं ना। फिर राजा वड़िंग ਨੂੰ पता नहीं यूथ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बना दिता, मैं तो हैरान सी। फिर उसके बाद विधान सभा चलो टिकट गए, 2 बार जीत गए, लेकिन 2 बार जीत गए तो क्या ये डेमोक्रेसी में तुसी एक तरफ फैमिली कारपोरेटवाद के अगेंस्ट हो, वेस्टर्न कारपोरेट जो है डेमोक्रेटिक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरा बंदा भी उस कंपनी का चेयरमैन बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ अडानी का बेटा बनूंगा, अंबानी का बेटा बनूंगा। यहाँ पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस तो वही कर रही है कि हर जिले को 543 में से 200 जिला तुसी फैमिली में हवाले करता तो बाकी कांग्रेस के वर्कर की करनगे और तोड़े नाल क्यों जुड़नगे। तो मैं तो राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों वाइफ ने जो टिकट दिता गया ये कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। महात्मा गांधी ने कभी फैमिलीवाद नहीं किया, पंडित नेहरू भी परिवारवाद के अगेंस्ट सी। चलो राहुल गांधी के परिवारवाद में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, वो बड़े लीडर ने एक फैमिली चल सकता है। लेकिन तुसी मतलब कि निचले लेवल पे हर जिले में एक फैमिली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जैसे मुगल के टाइम में मनसबदार ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि थोड़ा एरिया है ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ वसूली करो, ये थोड़ा एरिया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ वसूली करो, 500 घोड़े रखो, जब टाइम होगा तो मुगल सेना को सपोर्ट भी आ जाना। अकबर का मनसबदारी सिस्टम से बाद में ब्रिटिश टाइम में जमींदारी सिस्टम आ गया। ये पॉलिटिकल जमींदारी सिस्टम है कि राजा वड़िंग लड़ेगी, राजा वड़िंग के लुधियाना से MP हो गया तो उसकी वाइफ गिदड़बाहा से MLA होगी, और बाद में फिर एक बच्चा आ जाएगा तो गिदड़बाहा स्टेटमेंट दी कि ये तो मेरी वाइफ आई है, मेरी बेटी भी हो, मेरा बेटा भी हो। इसका मतलब ये हो गया ना कि वाइफ गिदड़बाहा से, बेटी फिर मुक्तसर से चली जाओगी, फिर बाद में कोई अबोहर फाजिलका चला जाऊगा। तो फिर ये तो फिर मतलब कि कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ फिर कांग्रेस पार्टी क्या पार्टी किथे है, पार्टी ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ऑर्गेनाइजेशन किथे है, पार्टी ਦਾ वर्कर किथे है, DCC किथे है, ਮੈਨੂੰ तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी ने ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਨਾਲੇ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ में ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पार्टी चला सकता है, कितना पैसा मंथली खर्च करूँगा, कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। भाई पार्टी चलाऊगा 50 लाख 20 लाख जो कांग्रेस का भवन का खर्चा है, बिजली का बिल है, ये सब बीजेपी ने ये सिस्टम ख़त्म करता। बीजेपी का प्रदेश जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस DCC जो प्रदेश कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, सब जगह पार्टी से फंड जाता है कि इतना बिजली का बिल होगा, इतना स्टाफ का होगा, इतना कुछ होगा। कांग्रेस में कल्चर ही नहीं है, पिछले 20 साल 30 साल से कल्चर ही खत्म हो गया। मनमोहन सिंह के टाइम में भी कल्चर नहीं रहा कि पार्टी जब पावर में है तो तुसी ऐसे प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हो जो पार्टी का खर्चा चलाए। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ, जिला में दफ्तर जो है वो बंद पे हुआ है, झाड़ू नहीं लगता, ਬਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ नहीं कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ है भी नहीं। और जो है अगर तुसी मेजर जिले में चले जाओ, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जरूर होगा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, पुराना जिला है, लुधियाना DCC जरूर होगा, दफ्तर होगा, वहाँ जाके पता कर लेना। अगर वो बेचारा एक प्यून मिल जाए, कोई चपरासी मिल जाए, कोई सफाई कर्मचारी मिल जाए वहाँ पे, तो मैंने तो लगता है कि मैं तो हरियाणा में 2-3 जिले में पुराने जिले में जाके देखा, उत्थे तो बेचारे प्यून भी कहते हैं कि असी की काम करिए, सानू सैलरी नहीं मिलता। तो ये कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इस ढंग से फैमिली में तुसी अगर हवाले कर रहे हो ना किसी पार्टी को, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में वो नहीं चल पाएगा। तो फिर आम आदमी पार्टी का सेटअप ज़्यादा बढ़िया है कि वॉलेंटियर्स हो गया, पेड वॉलेंटियर्स ने एक कंपनी की तरह पार्टी चल रही है, CEO एक बैठा हुआ है अपना चला रहा है कंपनी का। बीजेपी भी थोड़ा सा उस स्टाइल से पार्टी चला रही है, और लेकिन बीजेपी में एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि RSS और उन्होंने जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सेक्टर में, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, कांग्रेस के पास कोई भी सपोर्ट, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈजेशਨਾਂ कांग्रेस के ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, कांग्रेस के अंदर आप बहुत ही खत्म करती है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे संगठन सी, लेकिन वो सारे खत्म हो गए। बीजेपी के अंदर बीजेपी के अपने संगठन और प्लस RSS के ਸੇਵਾ ਦਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ नहीं वो बेचारे वर्कर की तरह खड़े रहते हैं। वो वर्कर की तरह बेचारे खड़े रहते हैं कि वो आगे झंडा लेके चल रहे हैं, वो गांधी टोपी लगा के सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के। और स्थिति ये होती है कि पार्टी कार्यालय में जो कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उन्होंने सम्मानित भी नहीं किया जाता। उन्होंने किसी वर्कर ਨੂੰ किसी भी अगर जहाँ पावर में रहते हैं ना
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ के जो ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सेवा के लिए पैदा हुए सेवा करते हुए मर जाएंगे सेवा दल। तो ये तो मैंने तो लगता है कि ये जो बड़ा कांग्रेस ने तो पंजाब वाले जो महाराष्ट्र तो चलो बहुत बुरी तरह से हार गई ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 18% ਵੋਟ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ। और देखो बीजेपी पंजाब में लगभग वही काम कर रही है जो मिसेस गांधी कर रही थी किसी टाइम में। बीजेपी को इससे डिस्टेंस रखना चाहिए। बॉर्डर स्टेट है और कांग्रेस ने अपनी सारी गलती रिक्टिफाई की थी बाद में मनमोहन सिंह के टाइम में। बॉर्डर स्टेट में एक सेपरेट रिलीजन है और उन्होंने इंटरनल रिलीजियस मैटर में कभी भी बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और वो कर रही है। सिखिज्म के अंदर दलित सिख, जट सिख, ये सिखिज्म में कम से कम मैंने नहीं लगता कि हिंदुइज्म वाला ही पॉलिटिक्स चलेगी। डिफरेंसेस हो सकते हैं दलित सिख, जट सिख, ओबीसी सिख, लेकिन जो हिंदू रिलीजन के बीच जो एक जो तीखा डिस्टेंस है वो सिखिज्म में मैंने कहीं नहीं दिखता। वो पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत जट सिख वर्सेस दलित होगा। अब पूरा दिल्ली का जो सिस्टम है वो रमगढ़िया ने, सैनी सिख ने और तमाम दूसरे सिख भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चल नहीं सकता। दूसरा हर चीज़ में जैसे इन प्रिंसिपल डिसाइड हो चुका है। राजीव गांधी ने डिसाइड किया सी कि चंडीगढ़ पंजाब में जाऊगा। इन प्रिंसिपल ठीक है ठंडे वस्ते में तुसी एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ पिछले दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या जिस ढंग से विधानसभा के लेकर, पहले तो हरियाणा लगातार ये डिस्कशन कर रहा सी कि सानू करनाल राजधानी बनाना चाहिए, साडा अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, गुड़गांव में बना लिए, पंचकुला में बना लिए, हरियाणा का ये स्टैंड सी। लेकिन पिछले 2 साल 3 सालों में देख रहे हैं कि हरियाणा चंडीगढ़ के मसले में सेंसिटिव कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो इंडियन स्टेट के लिए, पीस के लिए ठीक नहीं है। और कभी किसी भी कीमत पे एसजीपीसी के मैटर, किसी भी कीमत पे सिखिज्म के इंटरनल मैटर में बीजेपी को इंटरफेयर करना लगभग वही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जो मिसेस गांधी के टाइम में होया सी। भिंडरा वाले वर्सेज सॉफ्ट अकाली, लोंगोवाल, संत लोंगोवाल, जो इस तरह के जो पूरी पॉलिटिक्स हुई, वो सारी फॉल्ट लाइन है जो वो फॉल्ट लाइन से पंजाब को 30 साल सिर्फ पंजाब को नुकसान नहीं हुआ, पूरे नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमी पे अफेक्ट होया, हरियाणा को भी नुकसान होया उहदे विच। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को सिर्फ एक स्टेट को ग्रैब करके एक स्टेट को, अब तुसी जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिता, लेकिन थोड़ा अभी भी फॉल्ट लाइन एक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि तुसी जम्मू रीजन से बाहर नहीं निकल पाए हो, घाटी में तुसी परफॉर्म नहीं कर पाए हो। पंजाब में भी सेम प्रॉब्लम है कि पंजाब में तुसी शहरी इलाके में हिंदू वोट ले सकते हो, कुछ परसेंटेज हिंदू, क्योंकि हिंदू भी पंजाब के हिंदू 50% हिंदू सारे, मतलब कि राइट विंगर हिंदू नहीं ने, बहुत सारे हिंदू कांग्रेस की तरफ भी जानते हैं, बहुत सारे हिंदू आप की तरफ भी चले गए और बहुत सारे हिंदू अकाली दल भी लाइक करते रहे ने। तो वो हिंदू बीच हिंदू, एक तो हिंदू ध्रुवीकरण पंजाब से ईजी नहीं है। अगर बीजेपी सोच रही है कि हिंदू ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ जब हिंदी बेल्ट में हिंदू ਨੂੰ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, 36% वोट पॉपुलर वोट लेके टोटल 65 करोड़ वोट पूरे देश में पिया, 64 करोड़, बीजेपी ਨੂੰ 23 करोड़ वोट पिया है। तो 65 करोड़ में से अगर 10 करोड़ मुसलमान के वोट अगर ਤੁਸੀਂ माइनस कर दो, 55 करोड़ वोट तो हिंदू का है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 23 करोड़ वोट ਤੁਹਾਨੂੰ पॉपुलर वोट मिले है, 50-55 करोड़ हिंदू वोट में से। ਤੁਸੀਂ नॉर्थ इंडिया के हिंदू ਨੂੰ, हिंदी हार्टलैंड में भी ਤੁਸੀਂ अगर हिंदू ਨੂੰ इकट्ठे नहीं कर सकते तो पंजाब में हिंदू और सिख किमें कर पाओगे, वो हो नहीं सकता। और बहुत सारे हिंदू सिख के जो आपस में जो कल्चरल टाई है उन्होंने तुसी डिवाइड करोगे तो उसका बैकफायर होगा, जैसे झारखंड में बैकफायर होया आदिवासी उस पर। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को, अगर बीजेपी को कुछ अगर गेन करना है तो सॉफ्टली तो गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके कि कई जगह दलित सिख को खड़ा कर देना कि जट सिख कितने ने, वो सक्सेस पंजाब से जट वर्सेस अदर वो नहीं चल जट वर्सेस सकता। वो हरियाणा वाला पॉलिटिक्स इतने देखो, हरियाणा सिख धर्म भी है नहीं, सिखिज्म के जो उथे जाटां दा धर्म हिंदू आ, इत्थे वहाँ पे जितना एक डिस्क्रिमिनेशन हरियाणा के अंदर कास्ट लाइन पे है वो पंजाब में नहीं है। सॉफ्टली थोड़ा बहुत हो सकता है कास्ट लाइन पे, उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे पंजाब में है ही नहीं। उस लेवल पे वहाँ 90 है तो पंजाब में 2 होगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। पंजाब हरियाणा दोनों मैंने देखा है, पंजाब हरियाणा कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब में जितना सॉफ्टनेस है, पंजाब दे जट सिख और हरियाणा के हिंदू जाट दे बिहेवियर में आसमान जमीन का फर्क है।
अगर वो मैं इसलिए पकड़ सकदा कि मैं एक डिस्टेंस स्टेट ते हैं, मैं बिहार तो हाँ, मैं पंजाब ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ बिहेवियर और हरियाणा के जाट के जो एक जो कल्चरल जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक मतलब कि सोशल जो एक बिहेवियर है वो देखने के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क है हरियाणा के जाट और पंजाब के जाट में। पंजाब के जाट के अगेंस्ट दलित ਨੂੰ खड़ा करना इतना आसान नहीं है, या दलित के अगेंस्ट जाट ਨੂੰ खड़ा करना इतना आसान नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी कर रही है जी कि 18% जट सिख ने वो सीएम बन जाता है, लेकिन मैनू ये समझ में नहीं आता कि 18% जट सिख ने, लेकिन दलित ने कभी ये बात पंजाब के दलित ने तो की नहीं कि 18% बीज। देखो एक मिनट, अगर पंजाब में दलित वर्सेज जट सिख दलित वर्सेज जट सिख और वर्सेज दलित सिख वर्सेज अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट कोई कंट्राडिक्शन होंदा तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1990 ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਦੀ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਸਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। मेरी गल सुनो, सिख तो जट डिवाइड हो ही जाओ। अगर दलित सिख और जट सिख में इतना कंट्राडिक्शन होता तो बसपा यहाँ 1% वोट पे आंदी ही नहीं। 1990 के दशक में बसपा जिस ढंग से 7% 6% वोट पे गई, ਕਾਸੀਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। यूपी में कामयाब हो गए कासीराम, पंजाब के रहने वाले सी, रोपड़ के रहने वाले सी, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ में कुछ समय तक तो उन्होंने प्रभाव दिखा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 97 तो बाद खत्म, बसपा की पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई पंजाब से। तो हिस्ट्री से थोड़ा सा एक रिलेशन। दूसरा, बीजेपी जो लगातार जिनने भी पगड़ी और टर्बन देखते हैं जो बीजेपी कहती है ना खालिस्तानी ने, तो बीजेपी ਨੂੰ एक प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ਨੂੰ थोड़ा सा हिस्ट्री भी स्टडी कर लो कि ਤੁਸੀਂ जब किसी ਨੂੰ खालिस्तानी बोलते हो कि जितने टर्बन वाले ने, जैसे वो पंजाब पश्चिम बंगाल में एक सरदार SSP खड़ा सी तो बीजेपी अध्यक्ष बोल रहा है खालिस्तानी है, टर्बन के खालिस्तानी। उसनों ये नहीं पता उस प्रदेश अध्यक्ष ਨੂੰ जो भी सी शुभेंदु अधिकारी सी कि जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई सी अरोड़ा जगजीत तो जगजीत सिंह अरोड़ा एक सिख टर्बन वाला सी। 65 ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, जनरल सुबेग सिंह भी सी वो च सुबेग सिंह तो चलो वो 65 ਦੇ ਵਾਰ में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वेस्टर्न फ्रंट ਨੂੰ लीड की। तो मेरा ये कहना है कि जब तुसी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में जब तुसी सिख ਨੂੰ कहोगे खालिस्तानी तो उन्होंने जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री उन्होंने बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री है। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसा शासक जी जिन्होंने वो फोर्ट पे राज किया, मुस्लिम फोर्ट पे राज किया, लाहौर फोर्ट पे राज किया, और हिंदू मंदिरों ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ हिंदू मंदिरों ਨੂੰ दान दिता नहीं, सोमनाथ ਦਾ एक जो वो सी कुछ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो मेरा ये मानना है कि जब सिख हिस्ट्री ਨੂੰ जब तुसी स्टडी करोगे और उन्होंने ਨੂੰ खालिस्तानी बोलोगे तो एक कंट्राडिक्शन पैदा होगा। वो कंट्राडिक्शन से बीजेपी ਨੂੰ बचना पड़ेगा। ਉਹ ਚ ਇਲੈਕਟਰਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ फायदा भी नहीं होगा ना। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। मेरी गल सुनो, इलेक्ट्रोल फायदा इससे एकदम नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने जो पॉलिटिक्स की ਉਹਦਾ पंजाब से की इलेक्ट्रोल फायदा होया सिवाय प्रॉब्लम थे। आप तुसी गल करो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होया पंजाब च 1970 के दशक में, आज राहुल गांधी उन्होंने तो पूरे देश च फायदा लिया ना। कांग्रेस ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ। नहीं, 400 से ज़्यादा इंदिरा गांधी की हत्या के कॉस्ट पे आया ना, प्यार से तो नहीं आया ना। मर्डर होया सी, एक सिंपैथी वेव चलिया। जान दे के 400 सीट लेना डेमोक्रेसी में मैंने तो बड़ी हैरानीजनक वाली बात है कि जान दे के तुसी तो मर्डर हो गया तो 400 सीट ले गया। कोशिश करो कि तोड़े काम से आए। बांग्लादेश वार के बाद इंदिरा गांधी ने आया सी सीट। सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स डिवीजन दी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती और पंजाब का थोड़ा सा अलग ही मैनू बिहेवियर लगता। मैं लास्ट सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਐਂ ਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? देखो ये पूरे साउथ एशिया की डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, शेख हसीना का तुसी हाल तो देख ही लिता। एक तो साउथ इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी है कि मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। आम आदमी इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट दे सकता है, वो सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जब तक ये नहीं हो सकता तो तुसी इंपॉर्टेंट इशू पे किमें आओगे? एक बात बताओ,
पूरे इंडिया में जैसे प्रशांत किशोर का एक डाटा सी बिहार के बारे में डाटा सी कि कुल 1200 फैमिली बिहार में पिछले 70 साल से रूल कर रहे हैं। तो मैच्योर डेमोक्रेसी तो नहीं होना, एक पोजीशन ब्रिटेन में तो नहीं है ना, तुसी ब्रिटेन दी पूरी की पूरी डेमोक्रेसी ਨੂੰ कॉपी किया, लेकिन वो कागज़ों से कॉपी कर लेता, ज़मीन पे तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ फैमिली राज कर रहा है। पाकिस्तान में 1955 के बाद अगर आर्मी ਨੂੰ एक तरफ तुसी रख दो, आर्मी तो चलो जो आर्मी रूल सी, आर्मी रूल में मार्शल लॉ सी वो अलग सी, 25-30 साल मार्शल लॉ रहा, 15-20 साल 25 साल डेमोक्रेसी भी रहा है। वो डेमोक्रेसी में तुसी देखो कि 4 फैमिलियाँ कंट्रोल कर रही हैं ने उत्थे, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, इमरान खान एक नया मिडिल क्लास से निकल के आया। नहीं तो अगर तुसी पंजाब दे पूरे पाकिस्तानी पंजाब दे अगर तुसी वो करोगे स्टडी करोगे तो पाकिस्तानी पंजाब में थोनों 20-25 फैमिली ने जो पूरे पंजाब ਨੂੰ कंट्रोल करते हैं। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जट मुसलमान ने, गुजर मुसलमान ने, राजपूत मुसलमान ने, और ये क्या कहा जाता है कश्मीरी, जो नवाज शरीफ जो कश्मीरी गए ने, इन्हों के बीच भी आपसी अराई मुस्लिम्स ने वो भी कंट्रोल कर दिए। 4-5 जातियाँ कंट्रोल कर दिया ने मुसलमानों बीच वहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में 2 फैमिली कंट्रोल कर रहा है 1971 से, जियाउर रहमान की फैमिली, खालिदा जिया उन्होंने वाइफ, और मुजीब की बेटी शेख हसीना। 1971 के बाद बीच में पहली बार चेंज आई है, चेंज मतलब कि जो बैकएंड तो हुई नहीं, अब आई है ना, अब थोड़ा सा रिवोल्ट है, फिर कौन आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे अभी पता नहीं, लेकिन 30 साल तो ही है ना। तो हमारी साड़ी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी तो रही नहीं। अब डेमोक्रेसी में राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, नैरेटिव तो तुसी दे रहे हो, तुसी कहते हो आरक्षण 50% क्रॉस कर दो 80% भी कर दो, लेकिन ये बताओ कि वो 80% जब लागू करोगे वैकेंसी तो निकालोगे। तो एक तरफ जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 1990 के बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट और थोड़ी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन ਨੂੰ अलाउ करता, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करता, सारे पब्लिक सेक्टर तो उसी प्राइवेट कर रहे हो। मोदी ने स्पीड बढ़ा देता बुलेट ट्रेन की तरह प्राइवेटाइजेशन का, हर कुछ अडानी अंबानी ਨੂੰ दे दो। तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन जब इतना हो रहा है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि 1% बंदा है ने 40% रिसोर्स है, तुसी कह रहे हो जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी वो 40% लोगों से प्रॉपर्टी आप कैसे छुनोगे, डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन किमें करोगे? वो नेशनलाइजेशन के बिना हो नहीं सकता। नेशनलाइजेशन के बारे में तुसी चुप रहते हो, इंदिरा गांधी की तरह थोड़े अंदर हिम्मत नहीं है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया सी, जिन्ने प्राइवेट पोर्ट ने, जिन्ने प्राइवेट एयरपोर्ट हो नेशनलाइज कर सकते हो तुसी आज की डेट में? नहीं कर सकते। जब 1% लोगों के पास 40% जब सारी रिसोर्स कब्जे में ग्लोबल ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ नहीं है। ਉਹਦੇ 'ਚ पूरी डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट, दुनिया भर ਦੀਆਂ 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के एक मिस्टेक ने मराया। बीजेपी की पूरी तैयारी थी, 400 पार का नारा सी, 320 का टारगेट सी। वो जो एक प्लैनिंग सी ना इन्हों का कि असीं संविधान बदलांगे, संविधान बदलांगे यानी कि हिंदू राष्ट्र बनावांगे। आरएसएस ने भी किया। बीजेपी के कुछ बर्बल डायरिया वाले जो लीडर्स सी उन्होंने कहा कि संविधान बदलने लिए 400 पार जरूरी है। वो राहुल गांधी ने कैच नहीं किया, कांग्रेस दल लीडर ने कैच नहीं किया। कुछ दलित इंटेलेक्चुअल्स और कुछ लेफ्ट के ग्रुप के जो इंटेलिजेंसिया सी उन्होंने कहा कि 400 पार का मतलब हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा खतरनाक है कि थोड़ा आरक्षण खत्म होगा, रिजर्वेशन बीजेपी खत्म करूँगा। और ये जब इशू बन गया कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए 400 पार का नारा दिता जा रहा है, कांग्रेस में भी लग गया कि ये मुद्दा उठा दो, बन सकता है। कांग्रेस का अपना ये कोई दिमाग नहीं सी, वो जब इंटेलिजेंसिया ने इशू उठाया था तेना ने उसने लपकता, वह रिजल्ट ये आया कि बीजेपी 240 पे आ गई 400 पार की जगह। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी इन्हों के ट्रैप से पहली बार फंसी, नहीं तो बीजेपी की प्लानिंग पूरी सी कि 300 तो क्रॉस कर ही जाएंगे जिस ढंग से इन्होंने तैयारी से इलेक्शन में। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस नू तो अभी भी बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है क्लैरिटी नहीं है कि विदाउट नेशनलाइजेशन तुसी रिसोर्स नू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक तो यही होवे कि एजेंडा ही सत्ता ਚਾਉਣਾ बस। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ये भी तो तरीका होता ना कि सत्ता चाहो फिर देखेंगे। नहीं, सत्ता चाहो नहीं। देखो 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 ये फ्री वीज़ा जो एक इशू आया ना, फ्री वीज़ा इशू क्यों आया? जब ये कहा गया कि तुसी कॉरपोरेट सेक्टर में 15 लाख करोड़ देता और फूड सब्सिडी पे 3 लाख करोड़ में परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड है, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, 1.5 लाख करोड़ रुपये फर्टिलाइजर की सब्सिडी है। वो प्रॉब्लम आ रही है सरकार में, एक इशू उठा।
जब इशू उठा तो वो इशू उठने के बाद कई सरकारों ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਆ ਗਈ, वुमेन कंस्टिट्यूंसी, यूथ कंस्टिट्यूंसी। वुमेन कंस्टिट्यूंसी में फ्री बस आ गया, वुमेन कंस्टिट्यूंसी में 33% रिजर्वेशन फॉर पंचायत, 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, ये सब कई सरकारों ने किया। और सीधा एक हो गया कि 1500 रुपया 2000 रुपया अकाउंट से तुसी डालो। वो एक कंस्टिट्यूंसी, वो मैं ये नहीं कहता कि बुरी गल है, मतलब एक दुनिया के हर देश में सोशल वेलफेयर में हेल्थ, एजुकेशन और अनपेड लेबर को तुसी बेरोजगारी भत्ता देना एक मतलब कि किसी भी वेलफेयर स्टेट में योगदान है। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि 1500-2000 रुपये जब जा रहा है ना किसी महिला ਨੂੰ, तो जो रियल इशू देश है हेल्थ, प्राइवेटाइजेशन जो हेल्थ में हो रहा है, इलाज सस्ता नहीं है, बुरा हाल है, एजुकेशन जो सारा सिस्टम बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं ना पूरे देश भर में, वो इशू डिस्कशन में अब नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, रियल एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कैसे क्रिएट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्राइवेट में ही नौकरी किमें क्रिएट होगा, वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है सारा चीज़। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है। देखो फ्री भी जरूरी है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, अगर तुम फ्री भी नहीं दोगे तो चल नहीं पाएंगे, भूखे मरनगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार हो गया कि 2 लाख करोड़ रुपया तुम दे दो और 10 लाख करोड़ रुपया फिर जनता से वसूल लो, टैक्स टूक्स लगा के और बाकी बिजली सरचार्ज लगा के, वो लगा के। जैसे अभी खबर नहीं आ रही है कि अडानी साहब ने उत्थे ब्राइब किया 1700 करोड़ रुपया, तो उधर कारपोरेट ਨੂੰ 20 लाख करोड़ का बेनिफिट दे दो, 2 लाख रुपया करोड़ 2 लाख करोड़ गरीब ਨੂੰ दे दो, काम चलता रहेगा। कांग्रेस भी लगभग सेम सिस्टम है। कांग्रेस में देख लो कि ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ। ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और छत्तीसगढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ये जो अभी जो सारा अमेरिका वाला जो इशू आया है, जो सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो बिजली कॉन्ट्रैक्ट होया है और बीच में अडानी का जो पूरा रोल आ रहा है, तो भूपेश बघेल ने भी 300 मेगावाट का समझौता अडानी नाल किया सोलर कॉर्पोरेशन की, हाँ अडानी से असी खरीदेंगे थ्रू सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नवीन पटनायक जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 500 मेगावाट किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो यूपीए तक लाई, आगे सारी डिटेल 1000 मेगावाट। तो मतलब मेरा ये कहना है कि हमाम में सारे नंगे ने, बिल्कुल अडानी से मुक्त कोई नहीं है। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।